सीक्रेट आइडेंटिटी एपिसोड 280 से एपिसोड 286 तक। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन 2.0 पर अपलोड की गई है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जितना जल्दी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करोगे, आगे वीडियो जल्दी से जल्दी आती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग, सुनो और एंजॉय करो। यश को जब श्रुति की हमशक्ल लड़की के बारे में पता चला तो वो भागकर कामिनी के पास पहुंचा और कामिनी से बात करने के बाद उसे पता चला कि कामिनी को 2 बेटियां हुई थी, जिनमें से एक बेटी उसकी गायब हो गई थी। और जब कामिनी को भी यह पता चला कि उसकी दूसरी बेटी भी जिंदा है, तो उन्होंने यश से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी दूसरी बेटी तक पहुंचने में उसकी मदद करे। यश ने भी हां कहा, लेकिन कामिनी चाहती थी कि श्रुति को इस बारे में पता ना चले। यश ने ठीक है कहकर कुछ खाने के लिए मांगा और जब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ जा रहा था, तभी सीढ़ियों के पास खड़ी श्रुति को देखकर वो चौंक गया और उसने सकपकाते हुए कहा, श्रुति, तुम कब आई? श्रुति ने हंसते हुए कहा, यह कैसा सवाल है यश? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। कब आए और मुझे देखकर इतना शौक क्यों हो रहे हो? यश ने तुरंत कहा, अरे हमारा मतलब है कि नीचे कब आई? तुम भी बहुत बातें पकड़ने लगी हो। अभी हम आए थे तो तुम्हारे बारे में पूछा, आंटी ने कहा तुम सो रही हो। श्रुति ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ, कॉलेज जाने आने में बहुत थकान हो जाती है, इसीलिए जब आते हैं तो थोड़ा नींद जल्दी आ जाती है। अभी थोड़ी सी आंख खुली तो तुम्हारी आवाज सुनी। इतनी रात गए अचानक से, क्या हुआ? सब ठीक है? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। आओ नीचे, हम हाथ धोकर आते हैं। इतना कहने के बाद यश ने कामिनी की तरफ देखा, जो डरी हुई थी। यश ने उन्हें हाथ के इशारे से बताया कि सब ठीक है और उसके बाद कामिनी थोड़ा रिलैक्स हुई। इतनी देर में श्रुति जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। यश भी वापस पहुंच गया। तब तक कामिनी ने उसके लिए खाना निकाल दिया था। यश खाना खाते हुए बोला, तुम भी खाओ श्रुति। श्रुति ने उबासी लेते हुए कहा, मैंने खा लिया है। और तभी श्रुति की निगाह यश के बाएं हाथ पर गई, जहां उसे चोट लगी हुई थी। फिर आज किसी से झगड़ा कराया क्या यश? यश ने तुरंत कहा, क्या? अरे हम किसी से झगड़ा काहे करेंगे भाई? तुम भी? श्रुति ने तुरंत पूछा, फिर ये तुम्हारे हाथों में चोट क्यों लगी है? यश ने अपना बायां हाथ देखा और कहा, ये तो बस ऐसे ही 2 बंदे थे, 2 लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तो उन्हें ही 2-3 पंच देना पड़ा। श्रुति यश के ऊपर थोड़ा सा नाराज हुई और बोली, हमेशा पंगे ना लिया करो यश, पुलिस भी बुलाई जा सकती है। यश ने तुरंत कहा, अरे तब तक मामला और खराब हो जाता और हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हमें उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। इतना कहने के बाद यश मुस्कुरा उठा। इधर यश प्रणव और प्रताप की पिटाई के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, तो उधर दूसरी तरफ प्रणव और प्रताप अब भी उस बिल्डिंग के टेरेस पर थे। प्रणव ने प्रताप की जान की परवाह किए बिना जो यश की तरफ गोली चलाई थी, उस वजह से प्रताप नाराज था और प्रणव उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हमें पता था कि हम क्या करने जा रहे थे। अगर हम उस वक्त गोली ना चलाते तो शायद यश तुम्हारी जान ले लेता। प्रताप ने गुस्से और इमोशन के साथ कहा, जान उसने नहीं, आपने लेने की कोशिश की भाई। हमें लग रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कुछ है तो वो मैं हूं, लेकिन हम गलत थे। आपने हमारी जान लेने की कोशिश की, हम इस बात को कभी भूलेंगे नहीं। इतना कहने के बाद प्रताप वहां से जाने लगा तो प्रणव ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाकर जा रहे हो प्रताप। अगर किसी को पता चलेगा तो उसे लगेगा कि हमने तुम्हें इसलिए मारने की कोशिश की थी जिससे सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। प्रताप ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या ही गलत लगेगा उसे? हमें भी यही लग रहा है, और न जाने क्यों हमें यह भी लग रहा है कि आप चाहते थे कि हम इसमें फंसते चले जाए। आपने जानबूझकर हमें इसमें धकेला। प्रणव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, हमने तुम्हें इसमें धकेला प्रताप? तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो?
प्रताप भी चिल्लाते हुए बोला, हम सच कह रहे हैं, आपने हमारी जान लेने की कोशिश। प्रताप अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि प्रणव ने उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और दांत पीसते हुए बोला, तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो प्रताप कि तुम यश की पावर देखकर डर गए हो और अब उसका सामना नहीं करना चाहते? सच को एक्सेप्ट करने के बजाय तुम इसका इल्जाम हमारे ऊपर डालकर निकालना चाहते हो। अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ, लेकिन इस तरह से इल्जाम डालकर मत जाओ। और रही बात यश की, तो हम जानते हैं कि उससे कैसे निपटना है। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए और वो पैर पटकते हुए निकल गया। प्रणव उसे देखता रहा और प्रताप के वहां से जाने के बाद प्रणव अपने आप से बोला, तुम्हारी वजह से हमारे और हमारे भाई के बीच में जो दूरियां बनी है यश, हम उसका बदला लेकर रहेंगे। तुम भले ही इसे अपनी जीत मान रहे हो, लेकिन हम कसम खाते हैं कि हम फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आएंगे और अब की बार हम तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएंगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। प्रणव की बात खत्म करते ही आसमान में बिजली कड़क उठी थी, जो कि शायद यश की लाइफ में आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। उधर दूसरी तरफ यश, श्रुति और कामिनी बैठे हुए थे। यश और कामिनी जब आपस में बातें कर रहे थे तो श्रुति को न जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि यश और उसकी मां उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उसने अपने मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मां और यश के बीच कोई बात हुई है और वो ये बात मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इनसे कुछ पूछूंगी तो ये मुझसे कुछ बताएंगे नहीं। मुझे जुगाड़ से निकलवाना पड़ेगा कि आखिर इनके बीच क्या बात हुई थी। इतना कहने के बाद श्रुति ने यश से कहा, वो लड़की फिर से तुमसे मिली या नहीं यश? यश ने खाना खाते हुए पूछा। कौन सी लड़की? श्रुति ने तुरंत कहा, वही लड़की जिसने मेरी जान बचाई थी। क्या नाम था उसका? रक्षा। रक्षा का नाम सुनते ही यश खाना खाते हुए रुक गया। आज रक्षा फिर से उससे मिली थी। रक्षा ने उसकी फिर से जान बचाई थी और यश को न जाने क्यों लग रहा था कि रक्षा आज खतरे में है। बाहर बारिश होने वाली थी, इसीलिए फिर से बिजली कड़क गई। यश के चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर श्रुति को न जाने क्यों ऐसा एहसास हुआ कि उस दिन जो यश ने बताया था वो शायद आधा सच था। इसीलिए उसने यश से आगे कहा, क्या हुआ यश, तुम रुक क्यों गए? सब ठीक है ना, या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हालांकि वो लोग श्रुति की ट्विन सिस्टर की बात छुपा रहे थे, लेकिन श्रुति को लगा कि बात शायद रक्षा से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसने यश से यह सवाल किया था। श्रुति के सवाल पर कामिनी सकपका गई। उसने यश की तरफ देखा, तभी यश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आखिर हम तुमसे कुछ छुपाएंगे क्या? और आज तक कुछ छुपाया भी है क्या? हम रक्षा के बारे में सोचने लगे थे कि हमें उससे मिलकर उसका थैंक्स कहना चाहिए। श्रुति ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी उससे एक बार मिलना चाहती हूं यश, मुझे भी लेकर चलना। यश ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद श्रुति ने आगे कहा, अच्छा तुम आज रात रुक रहे हो ना? यश ने हाँ में सिर हिलाया तो श्रुति ने आगे कहा, ठीक है फिर सुबह मिलते हैं। यश के हाँ कहने पर श्रुति वहां से चली गई, और जब कामिनी ने श्रुति के कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो उन्होंने यश से पूछा, श्रुति किस लड़की की बात कर रही थी यश? क्या उसका नाम रक्षा है? यश ने तुरंत कहा, ना ना, वो किसी और लड़की की बात कर रही थी। लेकिन एक बात पक्की है कि उसको हमरे ऊपर शक हो गया है। आपको आगे से सावधान रहना होगा। कामिनी ने हाँ में सिर हिलाया और यश से बोली, और कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? यश ने पानी का इशारा किया तो कामिनी पानी लेने चली गई। कामिनी और यश को भले ही लगा था कि श्रुति चली गई है, लेकिन वो दरवाजा बंद करने का नाटक करके वापस आकर सीढ़ियों के पास छुप गई थी और उसने कामिनी और यश की बातें सुन ली, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया और उसने अपने आप से कहा, आखिर मां यश से किस लड़की की बातें कर रही है? ये दोनों आखिर मुझसे कौन सी बातें छिपा रहे हैं? मुझे पता करना होगा, लेकिन कौन बताएगा इसके बारे में मुझे? कौन बताएगा? हाँ, एक काम करती हूं, फैजान से बात करती हूं,
वो यश के साथ रहता है, वो मुझे बता सकता है। इतना कहने के बाद श्रुति ऊपर चली गई। यश भी खाना खाने के बाद अपने रूम में चला गया। यश को श्रुति ने रक्षा के बारे में याद दिलाया था, इसीलिए उसके दिमाग में फिर से रक्षा घूम रही थी। रक्षा उसकी इतनी बार जान बचा चुकी थी कि यश अब उससे मिलकर उसको थैंक यू कहने के लिए बेताब हो रहा था। इसीलिए उसने अपने आप से कहा, आखिर तुम हो कहां रक्षा? और जब तुम कासिनी के साथ काम कर रही हो तो तुम हमारी मदद काहे कर रही हो? और अगर हमारी मदद ही करनी है तो तुम वापस काहे नहीं आ जाती? आखिर ये सब तुम काहे कर रही हो रक्षा? अगर हमारी वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। यश रक्षा के बारे में सोचते हुए लगातार बोले जा रहा था और उधर दूसरी तरफ रक्षा उन दोनों लड़कियों के साथ एक कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। उन लड़कियों ने रक्षा को कमरे के बाहर छोड़ा और इशारा करते हुए कहा, अंदर जा, बॉस मैडम तेरा वेट कर रही है। उनके टोन और बाकी चीजों को देखकर रक्षा समझ चुकी थी कि शायद उसके ऊपर आफत आ चुकी है। इसीलिए उसने एक लंबी सांस लेकर अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर जैसे ही अंदर घुसी कि काशिनी उसे सामने दिखाई पड़ी, जो अपने 2 शागिर्दों के साथ एक बड़ी सी चेयर पर बैठी हुई थी। रक्षा को देखते ही काशिनी ने कहा, तुम तो मेरे सामने आना ही भूल गई रक्षा। तुम्हें मैंने यश के बारे में पता लगाने और उसके करीब जाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो जाने के बाद वापस आना ही भूल गई। रक्षा ने डिटरमाइंड होकर कहा, मुझे जितना पता चला था वो मैंने आपको बता दिया था बॉस मैडम। काशिनी ने तुरंत कहा, अच्छा किया था, लेकिन मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे आधा सच बताया था, पूरा सच कहीं और दफन कर रखा है तुमने। रक्षा ने तुरंत कहा, नहीं बॉस मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पूरी बात बताई थी। काशिनी ने कहा, चलो मान लिया। अच्छा, तुम आखिरी बार यश से कब मिली थी? रक्षा ने तुरंत कहा, जब मैं उसके पीछे गई थी। काशिनी ने तुरंत कहा, याद कर लो ठीक से रक्षा, हो सकता है कि तुम्हारी बीच में मुलाकात हुई हो और तुम्हें याद नहीं हो। रक्षा ने तुरंत कहा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है बॉस मैडम, मैं चीजें इतना जल्दी भूलती नहीं। रक्षा की बात सुनकर काशिनी की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नजर आया और उसने अपने बगल में खड़ी हुई लड़की से कहा, उसे बुला कर लाओ। वो लड़की चली गई और जब वो लौटी तो उसके साथ निम्मो थी, जो कि घायल थी। जैसे ही रक्षा ने निम्मो को देखा, उसने अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश की और तभी काशिनी ने कहा, इसे पहचानती हो? रक्षा ने नाम से हिलाया और कहा, मैं आज इन्हें पहली बार देख रही हूं बॉस मैडम। काशिनी ने निम्मो की तरफ देखा और कहा, ये रक्षा है निम्मो, क्या तुमने ये नाम पहले भी सुना है? निम्मो की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, हाँ बॉस मैडम, जब आपके ऑर्डर पर मैं श्रुति को मारने गई थी तो जिस लड़की ने उसे बचाया था उसे यश ने इसी नाम से पुकारा था। काशिनी ने रक्षा की तरफ देखा और कहा, तुम कुछ और कह रही थी रक्षा, निम्मो कुछ और कह रही है। मैं किसे सच मानूं, लेकिन इतना मान लो तुम दोनों में से जो झूठ बोल रहा होगा उसकी मौत मेरे हाथों पक्की है। काशिनी की इस धमकी से रक्षा को तो खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन निम्मो घबरा गई और उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे आप एक मौका दीजिए बॉस मैडम, मैं साबित कर दूंगी कि ये वही थी। काशिनी ने तुरंत कहा, जरूर। और तभी निम्मो की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो धीमे कदमों से रक्षा की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम की गूंज पूरे कमरे में फैल रही थी। रक्षा सहम सी गई, लेकिन संभलने से पहले ही निम्मो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। निम्मो ने रक्षा की आंखों में देखते हुए एक सर्द आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? रक्षा कुछ बोल पाती उससे पहले ही निम्मो ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और रक्षा की पीठ पर ठीक उसी जख्म वाली जगह पर अपनी उंगली रख दी जहां कभी उसने चाकू घोंपा था। रक्षा का चेहरा पल भर में दर्द से तड़प उठा। नहीं नहीं निम्मो, प्लीज मत। रक्षा की घबराहट में भीख मांगती आवाज कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, पर निम्मो ने कोई रहम नहीं दिखाया। एक सख्त मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी उंगली उसी घाव पर गड़ा दी और उसे बेरहमी से दबा दिया। रक्षा की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी पीठ से गर्म खून
रिश्ता हुआ उसके कपड़ों को लाल कर रहा था। दर्द के मारे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। निम्मो झुककर रक्षा के कान के करीब आई और धीरे से फुसफुसाई, अब खेल खत्म रक्षा, तुम्हें पकड़ लिया गया है। इसके बाद काशिनी रक्षा के साथ क्या करने वाली थी? क्या यश बचा पाएगा रक्षा को या काशिनी मार देगी रक्षा को? और क्या श्रुति पता कर पाएगी अपनी जुड़वा बहन के बारे में? जैसे ही निम्मो ने रक्षा की पीठ की वो खास जगह दबाई, रक्षा दर्द के मारे चीख उठी और उसकी पीठ से खून बहने लगा। यह देखकर काशिनी की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा छा गया, जो ये बता रहा था कि उसने रक्षा को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ रक्षा दर्द के मारे चीख रही थी। यह देखकर काशिनी ने कहा, छोड़ दो उसे निम्मो। निम्मो काशिनी की तरफ घूमी और बोली, अब आपको पता चल गया है ना बॉस मैडम कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी? काशिनी ने निम्मो से कहा, मुझे पहले से पता था, अब तुम जा सकती हो। निम्मो के पास अब वहां पर रुकने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए वो चली गई। फिर काशिनी सीधा जाकर रक्षा के सामने खड़ी हो गई और बोली, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था रक्षा, और तुमने कसम खाई थी कि तुम हमेशा वफादार रहोगी। फिर आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रक्षा ने काशिनी की तरफ देखा और कहा, आपने भी वादा किया था कि आप मेरे किसी अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहेंगी। आपने वादा तोड़ा, मैंने कसम तोड़ दी। काशिनी चौंक गई और बोली, अपना वो यश तुम्हारा अपना कब से हो गया रक्षा? वो तुम लोगों को बीच में छोड़कर भाग गया, और उसके बाद जब तुम गायब हुई उसने तुम्हारा आज तक हाल नहीं लिया। हम जानते हैं कि तुम उससे मिली, लेकिन उसके बाद भी उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने तुम्हारे साथ इतने धोखे किए हैं, उसके बाद भी तुम उसे अपना बता रही हो। इतनी बेगैरत तो एक तरफा मोहब्बत करने वाली लड़की भी नहीं होती जितनी तुम हो रही हो रक्षा। रक्षा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, लेकिन जिनकी दिल से दोस्ती होती है वो इतनी ही बेगैरत होती है, और मैं यश के लिए इतना क्या, इससे भी ज्यादा बेगैरत हो जाऊंगी। मुझे इसका पछतावा भी नहीं होगा। काशिनी ने गुस्से में दांत पीस लिए और कहा, इतनी भी क्या दोस्ती निभानी एक भगौड़े के लिए? रक्षा ने तुरंत कहा, आपको क्या पता यश क्या था फाइटर स्क्वाड के लिए, और वो वहां से क्यों चला आया था? फाइटर स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी लाइफ यश की गुलाम है। आप उनकी वफादारी को अपनी तरफ नहीं ला सकती। यश की तारीफ सुन सुनकर काशिनी का पारा हाई होता जा रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, यानी तुम इस बात को कबूल कर रही हो रक्षा कि तुमने हमें धोखा दिया है? तुमने जानबूझकर यश की मदद की है, वो भी एक बार नहीं, 3 बार। पहली बार रक्षा ने यश को असुर गैंग के लोगों से बचाया था। दूसरी बार उसने निम्मो से श्रुति को बचाकर यश की मदद की थी, और तीसरी बार उसने प्रताप के साथ यश को मारने गए लोगों में से एक को अपनी साइड करके पूरा गेम ही पलट दिया था। वरना शायद अब तक यश, शालिनी और मालिनी मारे जा चुके होते। रक्षा के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। उसने काशिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, आपको तो सब पता होता है, फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही है? दिमाग नहीं चल रहा है क्या आपका? जैसे ही रक्षा ने काशिनी का मजाक उड़ाया, काशिनी का पारा चढ़ गया। उसने रक्षा के बाल पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी मार सकती हूं। रक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो किसने रोका है, या फिर आपको डर लग रहा है? काशिनी ने अचानक कहा, मुझे? काशिनी को किस बात का डर लगेगा? मौत मुझसे डरती है रक्षा, और तुम मेरे डरने की बात कर रही हो। रक्षा अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। मुझे पता है कि आपको किससे डर है और दिल्ली में क्या हुआ था। मुझे यह भी पता है कि आप मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि आपको इस बात का डर है कि अगर यश को मेरी मौत के बारे में पता चल गया तो वो आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और मार देगा। जैसे ही रक्षा ने अपनी बात खत्म की, काशिनी के बगल में खड़ी एक लड़की ने उसकी पीठ पर पैर से मारा और अपनी गन उसके माथे पर पॉइंट करते हुए बोली, तो बॉस मैडम को धमकी देगी?
दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? रक्षा का चेहरा जमीन से टकरा गया, जिससे उसके होठों से खून निकल आया। रक्षा ने खून थूका और कहा, अगर तेरी बॉस मैडम को मेरे यश से डर नहीं है तो बोल उसे मार दे मुझे अभी के अभी। उस लड़की ने काशिनी को देखा और काशिनी ने उसे हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। यह देखकर रक्षा फिर से हंसने लगी और उसने कहा, देख, मैंने कहा था ना कि तेरी बॉस मैडम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानती है क्यों? क्योंकि वो यश से डरती है। वो जानती है कि यश उसका क्या हाल करेगा। काशिनी ने गुस्से में रक्षा के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा और कहा, मैं जानती हूं रक्षा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू मौत को जल्दी बुलाकर इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद होना चाहती है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे इतनी आसान मौत देकर तेरा और यश का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। तू बस वेट कर और देख मैं तेरे साथ क्या करती हूं। इतना कहने के बाद उसने अपनी लड़कियों की तरफ देखा और कहा, ले जाओ इसे और इसको इतना तड़पाओ कि ये मौत के लिए दुआ मांगे। इसको अपनी जिंदगी सजा लगनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये मरे ना। काशिनी का ऑर्डर पाते ही वो दोनों लड़कियां रक्षा को खींचते हुए लेकर चली गई। इसके बाद काशिनी ने अपना फोन निकाला, जिसमें यश की एक पुरानी फोटो थी, शायद उसके स्क्वाड के टाइम की। काशिनी ने उस फोटो को देखा और दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया यश, अब तुमसे दो दो हाथ करने की बारी आ रही है। मैं तुम्हारी जिंदगी में वो तूफान लाने जा रही हूं जो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। काशिनी के बात खत्म करते ही एक बिजली कड़क गई और ठीक वैसे ही बिजली यश के कमरे के बाहर भी कड़की। यश को अपने चेहरे पर बारिश की हल्की सी फुहार महसूस हुई। जब यश का ध्यान उस तरफ गया तो उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। यश खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही गया, उसकी निगाह दूसरे फ्लोर पर बने श्रुति के रूम की तरफ चली गई। उसके कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। यश को यह चीज थोड़ी अजीब लगी और उसने अपने आप से कहा, एक तो अब तक सो जाना चाहिए, ये जाग कह रही है? सब ठीक तो है ना? ऐसा तो नहीं इसने कुछ सुन लिया हो और वो के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हो? क्या हमें इससे बात करनी चाहिए? इतना कहने के बाद यश ने श्रुति के कमरे की तरफ जाने की सोची। फिर अचानक से उसके दिमाग में न जाने क्या आया और वो रुक गया और आगे बोला, रहने देते हैं, पता नहीं किस चीज में बिजी हो, हम पहुंच जाए और वो को अच्छा ना लगे। इतना कहने के बाद यश वापस आकर लेट गया। लेटते ही उसका ध्यान फिर से रक्षा पर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और टोनी को कॉल किया। टोनी ने फोन उठाते ही कहा, हाँ यश। यश ने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ हो टोनी? टोनी ने तुरंत सवाल किया, सूर्या के घर पर, बारिश हो रही थी तो थोड़ा साथ बैठे हैं। यश ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, अकेले अकेले जाम लड़ाए जा रहे हैं हमें तो भूल ही गए तुम तो। टोनी ने तुरंत कहा, तुम आते कहाँ हो? मना कर देते हो। तुम आओ तो बात भी बने और पुरानी यादें भी ताजा हो, लेकिन तुमने अपनी लाइफ में इतनी चीजें पाल ली है कि उसी में उलझे हुए हो, मौका ही नहीं मिल पा रहा है तुम्हें। यश थोड़ा सा उदास हो गया। जब वो चाय वाला बनकर जिंदगी जी रहा था तब उसकी जिंदगी कितनी आसान थी और अब उसकी जिंदगी कितनी कठिन हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, निकालते हैं समय, बैठते हैं किसी दिन है? अच्छा, बस एक काम था हमें, इसीलिए फोन किया था। टोनी ने तुरंत कहा, बोलो ना। यश ने धीमी आवाज में कहा, हम चाहते हैं कि तुम रक्षा के बारे में पता करो। टोनी चौंक गया और बोला, क्या हो गया रक्षा को? यश ने कहा, वो मिली थी हमें, लेकिन फिर से गायब है। हमें न जाने कहा ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। टोनी को यश की बात समझ में नहीं आई, इसीलिए उसने कहा, पूरी बात बताओ यश। और फिर यश ने आज जो कुछ हुआ था वो सब बता दिया। सच जानकर टोनी एकदम से चौंक गया और उसने कहा, तुम्हें हमारे पास फोन करना चाहिए था यश, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें याद करना भी जरूरी नहीं समझा। यश ने तुरंत कहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम तुम्हारे पास फोन कर पाते, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ो।
तुम रक्षा के बारे में पता करो। हमें न जाने काहे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। टोनी ने ठीक है कहा और फोन काट दिया। उसके बाद यश करवटें बदलने लगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इधर जैसे यश की आंखों से नींद कोसों दूर थी, वैसे ही श्रुति की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वो भी इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता चला हो और इस वजह से वो टूट सी गई हो। कुछ सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आप से कहा, मुझे पता नहीं था कि यश मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। आखिर उसके दिल में मेरे लिए जगह है भी या नहीं। और जब उसने पलक झपकाई तो उसकी आंखों से आंसू टपक गए। सुबह उठकर जब यश नीचे पहुंचा तो उसे खाने की एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई। यश झट से किचन की तरफ बढ़ते हुए बोला, मिसल पाव बन रहा है का आंटी? कामनी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे लिए मिसल पाव नहीं बनाया, तो सोचा बना दूं। अपने लिए इतना प्यार देखकर यश का दिल भर आया। यही सब चीजें तो थी जिन्हें यश बड़ा बनने के बाद मिस कर रहा था। पैसों की कमी से जूझ रहे यश की लाइफ में पैसे तो बहुत आ गए थे, लेकिन ये सब चीजें उसकी जिंदगी से मिस हो गई थी। यश ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया। कामिनी ने लाकर उसे मिसल पाव दिया और जब यश खाने लगा तो कामिनी ने पूछा, कैसा बना है? यश ने उंगली चाटते हुए कहा, आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? यही स्वाद था जिसे हम मिस कर रहे थे। मजा आ गया। कामिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, कब से पता करना शुरू करोगे बेटा मेरी दूसरी बेटी के बारे में? कामिनी के सवाल पर यश को अचानक से याद आया कि उसने तो इस बारे में कुछ बात ही नहीं की थी, लेकिन वो कामिनी को सच बताकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने थोड़ा सा झूठ बोला और कहा, हमने अपने आदमियों को कह दिया है, वो सब ढूंढने में लग गए हैं। जल्द से जल्द कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। कामिनी खुश हो गई और तभी उन्होंने देखा कि श्रुति नीचे आ रही थी। कामिनी तुरंत नॉर्मल हो गई और श्रुति से बोली, आ बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, मैंने यश की पसंद का मिसल पाव बनाया है। श्रुति ने एक नजर यश पर डाली और फिर कहा, मां मुझे भूख नहीं है और कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, आप यश को खिलाओ, हम बाद में आकर खा लेंगे। कामिनी ने तुरंत कहा, बाद में कब? जब लंच का टाइम होगा तब ब्रेकफास्ट करोगी क्या? चल आकर खा ले। श्रुति ने फिर से मना कर दिया और कहा, नहीं मां, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है और मुझे कॉलेज के लिए सच में बहुत देर हो रही है, अब मैं निकलती हूं। श्रुति की बात सुनकर कामिनी कुछ कहने जा रही थी कि यश ने उन्हें टोका और कहा, खाली पेट कहीं जाना नहीं चाहिए, पता नहीं दिन कैसा हो, खा लो और कॉलेज तुम्हें हम छोड़ देंगे। श्रुति ने यश के ऊपर एक नजर डाली और फिर न जाने क्या सोचकर आकर बैठ गई। उन दोनों ने नाश्ता किया और फिर एक साथ निकल गए। रास्ते में श्रुति एकदम खामोश थी। सड़क की हलचल, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें, सब कुछ था, मगर उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। यश को यह खामोशी अखर रही थी। श्रुति और चुप, ये तो वैसा ही था जैसे समंदर से लहरें गायब हो जाए। जब भी वे दोनों एक साथ होते थे, श्रुति कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, कभी मजाक, कभी शिकायतें, कभी बेवजह की बातें। लेकिन आज वो एकदम चुप थी। जब वे कॉलेज के गेट पर पहुंचे तो यश ने उससे पूछा, क्या हुआ है? श्रुति ने हल्के से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, एक बेचैनी, एक ऐसी घुटन जिसे वो शब्दों में बांध नहीं पा रही थी। फिर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कुछ कहा, एक ऐसा जवाब जिसने यश को भीतर तक हिलाकर रख दिया। आखिर क्या कहा था श्रुति ने यश से, और क्या होगा अब रक्षा के साथ? क्या काशिनी और यश का होने वाला है सीधा टकराव? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रुति को कॉलेज छोड़ने पहुंचे यश ने जब देखा कि श्रुति उससे बातें नहीं कर रही है तो वो समझ गया कि वो नाराज है। जब वो कॉलेज गेट पर पहुंचे तो यश ने उससे पूछा, क्या हुआ है?
जवाब में श्रुति ने यश को एक तीखी नजर से देखा और कहा, मुझे क्या होगा? 2 बार मरने से बच गई, अब क्या ही होगा? और अगर हो भी जाए तो किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है? उससे अच्छा तो मर जाती। श्रुति को इस तरह बातें करते देखकर यश हक्का बक्का रह गया। रात में जब वो श्रुति से मिला था तब सब ठीक था। अब आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था जिससे वो नाराज हो गई थी? यश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई और उसने खुद से कहा, कहीं ऐसा तो ना है कि इसने हमरी और कामनी आंटी की बात सुन ली हो और ये वजह से फूल ही बैठे हो। एक तो एका कछु पता नहीं चलता, नाराज होने के बाद कछु बताते भी नहीं कि आखिर नाराज काहे है। अब हम इससे कैसे पूछे? यश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम बिना ही बताए चली जाओगी कि तुम हमसे नाराज काहे हो तो हमारा जी नहीं लगेगा, ना ही हम ऑफिस में कुछ काम कर पाएंगे। इसीलिए कम से कम ही तो बताती जाओ कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से तुम हमसे नाराज हो। श्रुति ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, जब तुम ड्रामा करते हो तो बहुत बुरे लगते हो यश, इसीलिए प्लीज ये ड्रामा बंद करो। यश ने तुरंत कहा, अरे यार, तुम लड़कियों का तो अजीब ही रहता है। हम लड़के चाहे जो कर ले तुम्हें ड्रामा ही लगेगा। अरे हम सच में इस चीज के बारे में सोचकर परेशान है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। ड्रामा ना ही कर रहे हैं, प्लीज बताओ ना क्या हुआ है। श्रुति रुक गई। उसने गाड़ी का आधा खुला गेट बंद कर दिया और फिर यश की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगी यश, तुम उसका सही सही जवाब देना। यश ने तुरंत कहा, अरे पूछो ना, क्या पूछना है? श्रुति ने यश को एक लुक दिया और कहा, अगर तुम्हें मुझ में और कियारा में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? यश श्रुति के इस सवाल से सकपका गया। उसे श्रुति की तरफ से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत कहा, अभी का बेतुका सवाल है श्रुति, इस सवाल का क्या मतलब बन रहा है जो तुम हमसे ऐसा सवाल कर रही हो? श्रुति ने तुरंत कहा, तुम्हारे लिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं होगा यश, लेकिन मेरे लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। यश ने तुरंत पूछा, अरे क्या जरूरी है? अरे बताओ जरा, हम भी तो जाने कि ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारे लिए ऑक्सीजन से ज्यादा ये सवाल जरूरी हो गया है। यश के मजाक करने से श्रुति तिलमिला गई और बोली, देखो यश, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, अगर बताना हो तो बताओ वरना मैं जा रही हूं। इतना कहने के बाद वो उतरने लगी। तभी यश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बताते हैं। श्रुति वापस गाड़ी में बैठ गई और यश ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो श्रुति, तुम दोनों ही हमारे लिए जरूरी हो, तुम दोनों के लिए हमारे दिल में अलग अलग जगह है। श्रुति ने तुरंत कहा, कैसी जगह है? कमरा बना रखा है क्या वहां जो अलग अलग रूम दे रहे हो? श्रुति की बात सुनकर यश को हल्की सी हंसी आ गई और उसने कहा, असर दिखाई दे रहा है, सरकाजम अच्छा होता जा रहा है तुम्हारा। श्रुति ने तुरंत कहा, मेरे सवाल का जवाब दो यश। श्रुति अब यश के पीछे पड़ चुकी थी। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी कहना पड़ा, देखो श्रुति, जैसे तुम मेरी दोस्त हो वैसे कियारा भी मेरी अच्छी दोस्त है। हमें एक चाय वाले से यहां तक की जर्नी तय करने में उसने बहुत मदद की है, लेकिन वो जर्नी में तुमने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए तुम दोनों अलग अलग मायने रखती हो हमारे लिए। श्रुति ने आगे कहा, लेकिन वो एक बिजनेस पार्टनर है ना तुम्हारी, बिल्कुल वैसे ही जैसी शालिनी और मालिनी है, लेकिन तुमने कभी उनके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जितना तुमने कियारा के लिए लिया है। यश हैरान रह गया और अपने मन में बोला, अरे बाप रे, कहीं को पता तो नहीं चल गया कि हम कियारा के लिए कियारा के बॉयफ्रेंड बने घूम रहे हैं? अगर ऐसा हुआ होगा तब तो ये हमारा जुलूस निकाल देगी। यश को ख्यालों में खोया देखकर श्रुति ने उसे टोका और कहा, कहां खो गए यश, जवाब है या नहीं? यश ने तुरंत कहा, क्या कर दिया है हमने वो के लिए ऐसा जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? श्रुति ने तुरंत कहा, नादान बनने की जरूरत नहीं है यश, फैजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कियारा की सगाई में क्या हुआ था और मेरी जो अब की बार किडनैपिंग हुई थी वो क्यों हुई थी। ये सब क्या कर रहे हो तुम यश, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति की बात सुनकर यश सकपका गया था।
कल रात को श्रुति ने फैजान को इसीलिए फोन किया था कि उसे रक्षा के बारे में पता चले, बट जब उसने फैजान से बात की थी तो फैजान ने गलती से सब कुछ बता दिया। ये जानकर कि उसे कियारा की वजह से किडनैप किया गया था, श्रुति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यश कुछ बोल नहीं पा रहा था। हालांकि फैजान को भी ये बात पता नहीं थी कि वो कियारा का किराए का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए यश को इस बात का डर नहीं था। लेकिन कियारा की सगाई में जो कुछ हुआ था उसका जवाब देना ही यश के लिए भारी पड़ने वाला था। यश को चुप देखकर श्रुति ने फिर से कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया यश। यश ने बात बनाते हुए कहा, सौर्य बहुत कमीना लड़का है। अगर ओकी और कियारा की सगाई हो जाती तो वो कियारा के साथ साथ ओका बिजनेस भी बर्बाद कर देता, और अगर ऐसा हो जाता तो हम भी बर्बाद हो जाते, काहे कि हम भी कियारा के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और अगर ओका बिजनेस बर्बाद होता तो हमारा भी नुकसान होता। इसी वजह से हमने ऐसा किया। यश की बात सुनकर श्रुति का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छी कहानी है, पॉकेट एफएम को भेज दो, ऑडियो स्टोरी बना देंगे, अच्छी चलेगी तुम्हारी कहानी। मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूं यश। दूसरी बात, तुम्हारा उसका क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मेरा इतना हक है कि मैं इन सब चीजों के बारे में सोचूं। लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था कि मेरी जान खतरे में क्यों थी। लेकिन चलो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, मुझे भला सच तो पता चल गया। इतना कहने के बाद श्रुति गाड़ी से उतरकर वहां से चली गई और यश उसे आवाज देता रह गया। लेकिन श्रुति ने उसकी बात नहीं सुनी, और जब वो अंदर चली गई तो यश ने अपने आप से कहा, क्या करे हमें कछु समझ ही नहीं आता। एक की मदद करो तो दूसरी नाराज, दूसरी की मदद करो तो पहली नाराज। हम इनके बीच में ऐसा फंस गए हैं कि झूला बने हुए हैं। अब इसे भी कियारा और होली दिवाली की तरह मनाना पड़ेगा। चल भाई यस, करना तो है, सोच श्रुति को कैसे मनाना है। इतना कहने के बाद यश वहां से निकल गया। एक तरफ यश निकला तो दूसरी तरफ श्रुति गेट के अंदर चली गई। उसने यश की जाती हुई गाड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ देर वो शौक में खड़ी रही और फिर अपने आप से बोली, मैंने क्या सोचा था यश, और तुम क्या निकले। तुम कितनी भी सफाई दे लो, लेकिन मैं जानती हूं यश कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम शायद कियारा से प्यार करने लगे हो। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती की दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ठीक है यश, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी कभी तुम्हारे और कियारा के बीच में नहीं आऊंगी। मैं अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। जो मैंने अब तक किया है तुम्हारे साथ, उसके लिए मुझे माफ कर देना। श्रुति के आंसू टपक पड़े थे। अब क्या यश को सच में कियारा से प्यार हो गया था और श्रुति को यह बात रियलाइज हो चुकी थी, या फिर वो बस गलतफहमी का शिकार थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। उसने अपने आंसू पोंछे और वहां से निकल गई। दूसरी तरफ यश जब रास्ते में था तो उसे याद आया कि परसों शाम से वो कियारा से मिला ही नहीं है। जरूर वो उसके ऊपर गुस्सा हो रही होगी। दूसरा, यश जब तक कियारा को तंग नहीं कर लेता था उसे मजा भी नहीं आता था। यश गाड़ी चलाते चलाते इतना हो गया कि उसे अचानक हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। उसने घबरा कर देखा तो एक स्कूटी वाला बुजुर्ग व्यक्ति उसे घूर रहा था। बुजुर्ग ने अपना हेलमेट उतारा और चिढ़कर बोला, अरे कहाँ ध्यान है बेटा, तुम्हारी शादी जबरदस्ती तय हो गई है क्या, जो इतनी टेंशन में हो है? यश चौंक कर बोला, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्ग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो फिर ससुराल वालों ने तुम्हें घर जमाई बनने का ऑफर दिया है क्या? ऐसी शक्ल तो तभी बनती है। यश ने झेपते हुए कहा, अरे अंकल, वो लड़की की वजह से थोड़ा परेशान हूं। बुजुर्ग ने आंखें मटकाते हुए कहा, ओह, लड़की की वजह से? तो बेटा एक सलाह दूं? यश ने बेचैनी से पूछा। हाँ अंकल, बताइए। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, देखो बेटा, लड़कियों की प्रॉब्लम का हल ना डॉक्टर के पास है, ना वकील के पास है, और ना ही ज्योतिष के पास। सिर्फ एक जगह है, पानी पूरी वाले के पास। 2 प्लेट खिलाओ, सारी नाराजगी दूर। यश मुस्कुराते हुए बोला, अंकल, आपकी शादी बहुत सफल रही होगी ना?
बुजुर्ग ने ठहाका मारते हुए कहा। बिल्कुल बेटा, 5 साल से तो इसी फॉर्मूले से काम चला रहा हूँ। और देखो, अब तो दिन में 3 बार पानी पूरी खिलाता हूँ, झगड़े की नौबत ही नहीं आती। इतना कहकर बुजुर्ग स्कूटी स्टार्ट करके चला गया। यश मन ही मन बोला, सही कह रहे हैं अंकल, लड़कियां नाराज हो तो पानी पूरी से मना, लेकिन एक को मनाने के चक्कर में दूसरी नाराज हो गई तो पानी पूरी का ठेला ही खरीद लो का। यही सोचकर उसने कियारा को फोन मिलाया और उसे कियारा की गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई पड़ी। मानव ने भांग की पार्टी दी थी क्या यश? यश ने माथा पकड़ लिया और अपने मन में कहा, आज का दिन ही खराब है का हमरा। अभी श्रुति सुनाकर ही गई थी, अभी भी सुनाने लगी। तभी कियारा ने फिर से कहा, तुमने बताया नहीं यश, क्या खाया था तुमने? यश ने तुरंत कहा, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो, सुबह सुबह ड्रिंक कर लिया है क्या? कियारा ने गुस्से में कहा, पागलों वाली बात मैं नहीं, तुम कर रहे हो। परसों शाम को छोड़कर गए हो मुझे यहाँ, और उसके बाद हाल तक नहीं लिया। अगर हर्षाली ना होती तो मैं तो अकेले बड़े बड़े बोर हो जाती। यश ने तुरंत कहा, अरे वाह, ये तो हमारे लिए नई न्यूज है। कियारा ने चौंक कर कहा, कैसी न्यूज? यश ने मजे लेते हुए कहा, यही कि हर्षाली भी बोरियत दूर कर सकती है। कियारा ने तुरंत कहा, क्या मतलब कि दूर कर सकती है? 1 मिनट, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हर्षाली बोर करती है? रुको, मैं अभी हर्षाली से बताती हूँ। यश ने सोचा कि अगर हर्षाली उससे बातें करने लगी तो वो पागल हो जाएगा, इसीलिए उसने कियारा को टालते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, आपस की बातों को उससे क्या शेयर करना है? कियारा ने उसकी बात काट दी और कहा, तुम मेरी बहन को बोरियत बोलो और मैं कुछ ना कहूं, मैं हर्षाली को बताती हूँ। यश कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का वेटिंग कॉल आने लगा। जब यश ने स्क्रीन देखी तो धर्म अग्रवाल का कॉल आ रहा था। यश ने अपने आप से कहा, ये धर्म अंकल इतनी सुबह सुबह काहे कॉल कर रहे हैं, सब ठीक तो होगा ना? इतना कहने के बाद उसने कियारा से कहा, कियारा, हम बाद में कॉल करते हैं, एक कॉल आ रहा है। कियारा को लगा कि यश शायद बचने के लिए ऐसा बोल रहा है, इसीलिए उसने कहा, बचने की कोशिश मत करो, तुम्हें हर्षाली को जवाब देना ही होगा। यश ने तुरंत कहा, अरे हम बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे डैड का ही कॉल आ रहा है। कहो तो बात करे, या बता दे कि आपकी बेटी हमें आपसे बात नहीं करने दे रही है। कियारा सकपका गई और तुरंत बोली, नहीं नहीं, तुम बात करो, मैं रखती हूँ। और उसने फोन काट दिया। तब तक धर्म अग्रवाल का कॉल कट चुका था। यश ने जब कॉल बैक किया तो धर्म अग्रवाल ने फोन उठाते ही कहा, कहाँ हो यार तुम यश, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यश ने तुरंत कहा, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, बताइए क्या हुआ? धर्म अग्रवाल थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उन्होंने कहा, तुम जहां भी हो यश, इसी वक्त बंगले पर आ जाओ, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। ये सुनते ही यश घबरा गया। आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से धर्म अग्रवाल घबरा गए थे? क्या अग्रवाल परिवार फिर से पड़ने वाला है किसी नई मुसीबत में? और क्या होगा श्रुति के शक का? क्या इसकी वजह से उसके और अपने ऑफिस जा रहे यश को जब धर्म अग्रवाल ने यह कहा कि वो जहां कहीं भी हो सीधा घर आ जाए, तो यश चौंक गया, क्योंकि धर्म अग्रवाल उसे ऐसे तभी बुलाते थे जब कोई बड़ी आफत आती थी। इसीलिए यश ने तुरंत पूछा, क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? धर्म अग्रवाल ने तुरंत कहा, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, तुम एक बार घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। यश ने ओके कहकर फोन काट दिया और फिर उसने गाड़ी सीधा माया मैंशन की तरफ मोड़ दी। जब वो माया मैंशन के बाहर पहुंचा तो उसे कियारा की गाड़ी भी वहीं खड़ी दिखाई दी, यानी कियारा भी वहां आ चुकी थी। यश ने अपने आप से कहा, इन्होंने कियारा को भी बुलाया है, इसका मतलब ये है कि मामला ज्यादा खराब है। हे बजरंगबली, सब ठीक रखना, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम इनकी मदद कर पाए। इतना कहने के बाद यश ने एक लंबी सांस ली और जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि धर्म अग्रवाल और लक्ष्मण अग्रवाल एक साथ बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। यश समझ गया कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो जाकर धर्म अग्रवाल के सामने बैठ गया और बोला, क्या हुआ अंकल, जो आपने हमें अचानक से आने को कहा? धर्म अग्रवाल इससे पहले यश के सवाल का जवाब देते कि तभी लक्ष्मण अग्रवाल ने कहा,
तुम्हें धर्म ने नहीं, मैंने बुलाया है यश। चीजें खराब हो रही है, इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। यश ने लक्ष्मण अग्रवाल को एक लुक दिया और कहा, क्या हो गया है? लक्ष्मण अग्रवाल ने कुछ पेपर्स यश की तरफ बढ़ा दिए और कहा, यश, तुम्हें हमें यह डिसाइड करने में हेल्प करनी होगी कि हम क्या करें। हम 50-50 पर जी नहीं सकते। तुमने हमें वहां से बचा लिया था, लेकिन हमें यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण अग्रवाल के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। यश ने तुरंत पूछा, 50-50 दादाजी? हम समझे नहीं। लक्ष्मण अग्रवाल ने तुरंत कहा, या तो हमें अपनी साइड बुला लो यश, पूरी तरह से, यानी हमारी हेल्प करके शौर्य से हमारा पूरी तरह से पीछा छुड़ाओ, या फिर हमें एकदम से छोड़ दो कि हम शौर्य के भरोसे हो जाए, क्योंकि तुमने उस दिन सगाई तोड़वा कर कियारा को बचा लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब नहीं बचेंगे। शौर्य ने हमारा जीना हराम कर दिया है। लक्ष्मण अग्रवाल बेहद परेशान दिख रहे थे। यश ने उन्हें कंसोल करने की कोशिश की और कहा, सब ठीक हो जाएगा दादाजी, आप परेशान मत होइए। लक्ष्मण अग्रवाल एकदम से रुआसे हो गए और बोले, मुझे नहीं लगता अब सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यश, सब खराब होता जा रहा है। अग्रवाल फैमिली। अपनी बात खत्म करते करते लक्ष्मण अग्रवाल की सांसें फूलने लगी और उनके माथे पर पसीना आने लगा था। उनकी तबीयत खराब होती देखकर यश और धर्म अग्रवाल दोनों घबरा गए। यश ने जल्दी से पानी उठाया और लक्ष्मण अग्रवाल को दिया। दूसरी तरफ धर्म अग्रवाल उनके कपड़े ढीले करने लगे। आज लक्ष्मण अग्रवाल ने नाटक नहीं किया था, बल्कि वो सच में बीमार पड़ रहे थे। ऐसा ही होता है जब आप जीरो से शुरू करें और फिर से आपकी आंखों के सामने आपकी बर्बादी का दौर शुरू होने लगे और आप कुछ ना कर पाए, तो ऐसे ही धड़कन बढ़ती है और तबीयत खराब होती है। यश के पानी वगैरह पिलाने के बाद भी जब लक्ष्मण अग्रवाल की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो यश और धर्म दोनों और ज्यादा घबरा गए। यश ने चिल्लाते हुए कियारा को आवाज दी, कियारा! कियारा ऊपर थी, वो जल्दी से नीचे आई और माया भी वहीं थी। जब उसने यश की चीख सुनी तो वो भी भागकर नीचे आ गई थी। तब तक लक्ष्मण अग्रवाल की हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अपने दादाजी को अचानक से इतना बीमार देखकर कियारा बहुत घबरा गई और बोली, क्या हुआ दादाजी को? यश ने तुरंत कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, बातें करते करते न जाने क्या हो गया है। कियारा ने ओके कहा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ यश ने माया और धर्म अग्रवाल की मदद से लक्ष्मण अग्रवाल को उनके कमरे में लिटाया। अग्रवाल फैमिली के फैमिली डॉक्टर उनके मैंशन से बस थोड़ी ही दूर रहते थे। वो तत्काल पहुंच गए और लक्ष्मण अग्रवाल का इलाज शुरू हो गया। अंदर लक्ष्मण अग्रवाल का इलाज चल रहा था, बाहर यश और कियारा परेशान होकर टहल रहे थे। दूसरी तरफ धर्म अग्रवाल और माया खड़े हुए थे। धर्म अग्रवाल भी उनकी तरह ही परेशान थे, लेकिन माया का चेहरा गुस्से से लाल था। वो बार बार कियारा और यश को गुस्से में देख रही थी और उनके जेस्चर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी भड़ास निकालने की तैयारी में हो। तभी डॉक्टर बाहर आ गए। वो चारों डॉक्टर के पास पहुंच गए और कियारा ने तुरंत सवाल किया, दादाजी कैसे है डॉक्टर अंकल? डॉक्टर ने शांत आवाज में कहा, फिलहाल के लिए तो उनकी तबीयत ठीक है। स्ट्रेस की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी, मैंने दवा दे दी है, अब वो ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें स्ट्रेस नहीं देना है, वरना कुछ भी हो सकता है। उन सबने एक साथ सिर हिलाया और डॉक्टर के वहां से जाने के बाद जब सबने कमरे में झांका तो लक्ष्मण अग्रवाल सो रहे थे, इसीलिए वो बाहर आ गए और धर्म अग्रवाल ने कहा, सब ध्यान रखना कि अब डैड तक कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना। तभी माया ने बात बीच में काट दी और कहा, ये वार्निंग देने से क्या फायदा है धर्म, जब लोगों को ये सोचना समझना ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनके एक्शंस का क्या रिजल्ट होगा, तो फिर तुम समझा किसे रहे हो? माया का सीधा निशाना कियारा और यश थे। यश को तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कियारा एकदम से तिलमिला गई और बोली, आप ये मुझे कह रही है स्टेप मॉम? माया ने तुरंत कहा, और किसे कहूंगी? और किसकी वजह से डैड की तबीयत खराब हुई है? इन सब की वजह तुम हो कियारा, और अगर डैड को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी कियारा, सिर्फ और सिर्फ तुम। ये सुनते ही कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया
और उसने कहा, मेरी क्या गलती है? दादाजी भी नहीं चाहते थे कि मेरी सगाई शौर्य से हो। इनफैक्ट आपके अलावा और कोई नहीं चाहता था कि मेरी सगाई शौर्य से हो। और रही बात दादाजी के बीमार होने की, तो अगर दादाजी खुद कह देंगे कि वो मेरी वजह से बीमार हुए हैं तो मैं मान जाऊंगी। माया ने मुंह बना लिया और कहा, अगर नहीं करनी थी सगाई तो पहले से ही ना कह देती, बोल देती कि तुम किसी के चक्कर में हो, नहीं कर सकती हो, तब तक हम लोग मैनेज कर लेते। लेकिन तुमने क्या किया? पहले खुद ही खुशी खुशी सगाई के लिए हाँ बोला और सगाई के दिन उसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि वो अब हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले डर था कि पैसे मांगेगा, लेकिन पैसे तो नहीं मांगे, अब दूसरे तरीके से परेशान कर रहा है। माया की बात भले ही कड़वी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही थी। दूसरी तरफ कियारा का मन हुआ कि वो माया के बारे में धर्म अग्रवाल को सच्चाई बता दे, लेकिन उसने अपने डैड का चेहरा देखा। वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। कियारा अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाई और सिर्फ इतना कहा, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और इसमें दादाजी की भी सहमति थी, इसीलिए उनके बीमार होने का ब्लेम मेरे सिर पर मत डालिए। आप भी इसमें कम गुनहगार नहीं हैं। माया चिढ़ गई और गुस्से में कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी धर्म अग्रवाल ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, सब शांत हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्या समझी? धर्म अग्रवाल के डांटने पर दोनों सकपका गई। तभी धर्म अग्रवाल ने आगे कहा, वहां अंदर मेरा बाप बीमार पड़ा है और यहां तुम दोनों लड़ रही हो। माया, कियारा ने जो किया वो हम सबके कहने पर किया था, और अभी वो बच्ची है, इस तरह से उससे लड़ना, वो भी मां होकर, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? माया को लगा नहीं था कि धर्म अग्रवाल कियारा की साइड लेंगे, इसीलिए वो थोड़ी सी रुआसी हो गई और बोली, अब तुम भी मुझे ही गलत कहो धर्म, अगर मैं ही गलत हूं तो मैं जा रही हूं। इतना कहने के बाद वो रोते हुए वहां से चली गई और धर्म अग्रवाल उसके पीछे पीछे आवाज देते हुए चले गए। उन दोनों के जाने के बाद यश ने कियारा से कहा, ये अचानक से तुम्हें क्या हो जाता है कियारा? तुम सबको एक तरह से ही ट्रीट करने लगती हो। वो तुम्हारी स्टेप मॉम है, तुम उनके लिए। कियारा ने गुस्से में कहा, अरे भाड़ में जाए ऐसी स्टेप मॉम जो अपनी बेटी का सौदा करने को तैयार हो, और जब उनकी बेटी सौदा करवाने के लिए रेडी ना हो रही हो तो उसके ऊपर फट पड़े। यश चौंक गया और उसने कहा, सौदा मतलब? फिर कियारा ने यश को उस 100 करोड़ वाले सौदे के बारे में बता दिया था जो शौर्य और माया के बीच में हुआ था। यह सुनकर यश बुरी तरह से चौंक गया और बोला, ये तो पता था हमें कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत है और वो इतना सब कुछ कर सकती है, ये तो हमें पता नहीं था। कियारा ने तुरंत कहा, इतनी नफरत तो दिख रही है, नेकलेस वाला तुम्हें पता ही है। अब इतना सब करने के बाद जब वो मुझे ब्लेम करेंगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? जब दादाजी के कहने पर ही मैंने सब कुछ किया था। यश ने कियारा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान ना हो, दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम के बारे में अंकल को काहे नहीं बता रही हो? कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, डैड जितना प्यार मुझे करते हैं उतना ही प्यार वो स्टेप मॉम से करते हैं। देखा नहीं कैसे उन्होंने स्टेप मॉम को रोका नहीं, और जब वो नाराज होकर गई तो कैसे उनके पीछे पीछे चले गए। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, उनको लगेगा कि मैं प्रेजुड्यूस होकर बोल रही हूं। यश ने कहते हुए सिर हिला दिया और फिर आगे बोला, ठीक है, हम के बारे में बात करते हैं अंकल से, कोशिश करके देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। यश ने फिर से सिर हिला दिया और आगे कहा, वैसे हुआ क्या है? आखिर अचानक से इतनी बड़ी क्या बात हो गई जिसकी वजह से दादाजी की तबीयत इतनी खराब हो गई? कियारा ने तुरंत कहा, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, बुलाया था सिर्फ डैड ने यहां पर, आई तो बोला तुम्हारे आने पर बात करेंगे, और जब तुम आए तो ये सब हो गया। यश ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम चिंता ना करो, अगर कुछ होगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे, तुम भी अपने आप को स्ट्रेस ना दो, जाकर लेट जाओ, हम अंकल से बात करने जा रहे हैं, मैं भी चलती हूं। लेकिन यश ने मना कर दिया और उसके बाद कियारा वहां से चली गई। कियारा के जाने के बाद यश ने धर्म अग्रवाल को फोन किया
उन्होंने यश को टेरेस पर आने को कहा और जब वो वहां पर पहुंचा तो देखा कि धर्म अग्रवाल सिगरेट फूंक रहे थे। ऐसा तभी होता था जब वो बहुत टेंशन में होते थे। यश ने पहुंचते ही सवाल किया, हमें कुछ बताया ही नहीं क्लियर कि क्या हुआ अंकल? का सौर्य ने पैसे वापस निकाल लिया है? धर्म अग्रवाल ने सिगरेट बुझा दी और कहा, अगर उसने पैसे निकाले होते तो शायद हम मैनेज कर लेते। यश ने तुरंत पूछा, फिर उसने क्या किया है? धर्म अग्रवाल ने उदास होकर कहा, हमारी कंपनी और प्रोजेक्ट्स के ऊपर लीगल केसेस होने शुरू हो गए हैं। कहीं पोल्यूशन वाले कर रहे हैं, कहीं वर्कर्स कर रहे हैं, कहीं मैनेजमेंट करने वाले लोग कर रहे हैं। इससे हमारा बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है और डेट बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे और ओसवाल फैमिली के पैसे चुकाने के लिए हमें सब कुछ बेचना पड़ेगा। यह सुनते ही यश के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ पैसे निकालने के बारे में अज्यूम किया था। यश ने कुछ सोचा और कहा, इस सौर्य का काम नहीं है अंकल, इसके पीछे कौनो और है। यश की बात सुनकर धर्म अग्रवाल चौंक गए। आखिर क्यों कहा था यश ने ऐसा? क्या अग्रवाल फैमिली और यश का कोई नया दुश्मन आ गया है मैदान में? शौर्य ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में सोचकर लक्ष्मण अग्रवाल की तबीयत खराब हो गई थी। माया ने उसका ब्लेम कियारा के सिर पर डालने की कोशिश की तो कियारा और माया के बीच में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से धर्म अग्रवाल को बीच में टोकना पड़ा और माया नाराज होकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद यश ने जब कियारा से बात की तो पता चला कि शौर्य ने कुछ बड़ा कर दिया है। इस सिलसिले में जब यश ने धर्म अग्रवाल से बात की तो उसे सच पता चला और उस सच को सुनकर यश ने धर्म अग्रवाल को यह कहकर शॉक कर दिया कि यह काम किसी और का है। शौर्य ऐसा कर ही नहीं सकता। धर्म अग्रवाल ने तुरंत कहा, कहना क्या चाहते हो यश? साफ साफ बताओ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यश ने तुरंत कहा, देखिए अंकल, शौर्य जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। वो इतने सूझबूझ वाले और चालाकी भरे फैसले ना ही ले सकता जिसमें किसी को के ऊपर शक भी ना हो और उसका काम भी हो जाए। धर्म अग्रवाल ने तुरंत कहा, फिर कौन कर रहा है ये सब? यश ने तुरंत कहा, अभी हम क्लियर तो नहीं कर सकते कि कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है उसका दिमाग काफी तेज है। उसने बिना सामने आए आपके ऊपर अटैक किया है। अब धर्म अग्रवाल की चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि अभी तक उन्हें यह लग रहा था कि यह सब शौर्य ने किया है तो उन्हें शौर्य से निपटना है। लेकिन अब चीजें अलग हो चुकी थी। उन्हें शौर्य के दिमाग के पीछे के मास्टरमाइंड से निपटना था। इसीलिए उन्होंने परेशान होकर कहा, अब क्या करेंगे हम? कैसे निपटेंगे इस चीज से? डैड की तबीयत भी खराब हो गई है यश, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यश ने कुछ सोचा और कहा, कैसे निपटेंगे ये बारे में हम बाद में सोचते हैं अंकल। पहले ये सब हो कैसे रहा है, हमें ई के बारे में सोचना है। धर्म अग्रवाल ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? यश जाकर छत के किनारे खड़ा हो गया और फिर समंदर की तरफ देखते हुए बोला, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लीगल केसेस हो रहे हैं, वो के लिए उन्हें कुछ खास और सीक्रेट इंफॉर्मेशन की नीड होगी कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ है और उनमें कौन सी कमियां हो सकती है। एंड हम श्योर है कि ये सब आपने खुद ही शौर्य को नहीं बताया होगा। धर्म अग्रवाल ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मेरा दिमाग थोड़ा ही खराब है कि मैं ये सब बताने लगूं। और दूसरी बात, शौर्य को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था। वो बस अपने पैसे देकर प्रॉफिट कमा रहा था। अब जब ये सब होने लगा है तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि शायद ये सब शौर्य करवा रहा है। यश ने बात पूरी करते हुए कहा, ये का मतलब यह है कि वो कोई इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है और वो सब काम कौनो अंदर का आदमी कर रहा है। धर्म अग्रवाल चौंक गए और बोले, कहना क्या चाहते हो तुम यश? यश ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, यही कि अपने ही तोड़ देते हैं दिल की दीवारों को, वरना गैरों को पता कहां कि कमजोरी कहां पर है। अंकल जी, कौनो अंदर से उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है और शौर्य के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, वो उन चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। यश की बात सुनकर धर्म अग्रवाल के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने सकपकाते हुए कहा, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? यश ने कुछ सोचा और कहा,
कियारा ऐसा करेगी नहीं, कहे कि सब कुछ हो के पास है। आप और दादाजी तो ये करने से रहे, फैमिली में अब और कौन। यश अभी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि तभी धर्म अग्रवाल ने उसकी बात काट दी और कहा, अब तुम भी कियारा और डैड की तरह बातें करने लगे यश? यश ने अचकचा कर पूछा, क्या मतलब हम भी कियारा की तरह बातें करने लगे अंकल? अब उन्हें क्या कह दिया? धर्म अग्रवाल ने थोड़ा गुस्से में कहा, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है यश। मैं जानता हूं कि तुम भी कियारा और डैड की तरह माया के ऊपर शक कर रहे हो। यश ये बात खुद से नहीं कहना चाहता था। उसने धर्म अग्रवाल को बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि उन्होंने खुद ही माया का नाम ले लिया था। यश के मन में एक गुदगुदी सी दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी खुशी छिपाकर एकदम सीरियस टोन में कहा, हम जानते हैं अंकल कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सौरे के साथ कियारा की सगाई के सब खिलाफ थे, तो फिर माया आंटी अकेले ही उस शादी को सपोर्ट काहे कर रही थी? हम ये बात को पूरी तरह से मानते हैं कि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक बार सोच कर तो देखिए इस बारे में। धर्म अग्रवाल अब पूरी तरह से गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, ये क्या बकवास किए जा रहे हो यार तुम यश? माना कि माया कियारा को पसंद नहीं करती है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक स्टेप मॉम अपनी स्टेप डॉटर को ना पसंद करे। ये इंडिया में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ धोखा करेगी और हमारे ट्रेड सीक्रेट्स किसी और को दे देगी। धर्म अग्रवाल का गुस्सा देखकर यश चुप हो गया, क्योंकि अगर अब वो कुछ और कहता तो चीजें खराब हो सकती थी। धर्म अग्रवाल को गुस्से में देखकर यश ने धीमी आवाज में कहा, हमने पहले ही कह दिया था कि हम गलत भी हो सकते हैं अंकल। अब अगर आप कह रहे हैं तो जरूर माया आंटी इन सब के पीछे नहीं होगी, लेकिन हमें फिर भी पता तो करना ही होगा ना, वरना अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचे तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? धर्म अग्रवाल ने तुरंत यश का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कैसे भी करके एक बार और हमारी मदद कर दो यश। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर इस बार हमारा काम खराब हुआ तो फिर चीजें हमारे लिए बहुत ही खराब हो जाएगी। हमारा पूरा खानदान रोड पर आ जाएगा। यश ने तुरंत कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप परेशान मत होइए। चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं, टेंशन कम हो जाएगा। धर्म अग्रवाल ने सिर हिला दिया और दोनों नीचे चले गए। इधर यश कियारा और उसकी फैमिली के लिए परेशान हो रहा था, और उधर दूसरी तरफ श्रुति यश के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रुति को यश ने कॉलेज छोड़ा था, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा था, इसलिए वो वापस चली आई थी और अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपने फोन में यश की पुरानी तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। उन तस्वीरों को देखकर उसे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। तभी अचानक उसके सामने यश और उसकी एक पुरानी तस्वीर आ गई, जिसमें वो यश के साथ यश की चाय की टपरी के सामने बैठी हुई थी और दोनों हंस रहे थे। श्रुति के आंसू स्क्रीन पर टप से गिर गए और उसने रोते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो यश, तुम बदल गए। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी भर का सहारा समझा था, लेकिन कियारा के आने के बाद तुम ऐसे चेंज हुए कि मैं सोच भी नहीं पा रही हूं कि मैं अपने आप को दोष दूं या तुम्हें। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला। श्रुति ने जल्दी से अपना फोन छिपा लिया और तब तक कामिनी अंदर आ गई। उन्होंने श्रुति को देखते ही पूछा, क्या हुआ श्रुति, तुम रो क्यों रही हो? श्रुति ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की और कहा, रो नहीं रही हूं मां। लेकिन कामिनी उसकी मां थी और मां अपने बच्चों के दर्द को पहचान ही लेती है। वो आकर श्रुति के बगल में बैठ गई और बोली, तुम आज सुबह से ही परेशान दिखाई दे रही हो श्रुति, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। श्रुति ने फेक स्माइल के साथ कहा, नहीं मां, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर होती तो मैं बताती ना। कामिनी ने तुरंत कहा, अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी श्रुति? अच्छा लग रहा है तुम्हें ये करते हुए? क्या हुआ है बताओ। श्रुति टूट गई, लेकिन उसने यश का नाम नहीं लिया और कहा, पता नहीं क्यों मुझे पापा की बहुत याद आ रही है मां। अगर वो होते तो क्या हमारी जिंदगी ऐसी होती? श्रुति को अचानक से अपने पापा के बारे में बातें करते सुन कामिनी का दिल धक से रह गया
और उन्होंने अपने मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रुति ने मेरी और यश की बात सुन ली हो? नहीं नहीं, शायद नहीं सुनी है। तुम अपने से कुछ मत बोल देना। अगर तुमने कुछ बोल दिया तो शायद काम खराब हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। और फिर श्रुति से बोली, तुम्हें क्या लगता है श्रुति कि सिर्फ तुम्हें ही उनकी याद आ रही है? मुझे भी बहुत आ रही है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही हमारे साथ होंगे। ये सुनकर श्रुति के कान खड़े हो गए और उसे लगा कि शायद उसकी मां को कुछ पता चला है, इसीलिए उसने सवाल किया, आप अचानक से ऐसा क्यों कह रही है मां? आपको डैड के बारे में कुछ पता चला है क्या? कामिनी सकपका गई। उन्होंने जाने अनजाने में श्रुति को उन चीजों के बारे में हिंट दे दिया था जिनके बारे में बात करने से उन्होंने खुद यश को रोका था। लेकिन किसी तरह से बात संभालते हुए उन्होंने कहा, मुझे कहां से पता चलेगा बेटा, मुझे बस गट फीलिंग्स आ रही है। श्रुति ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया और फिर कुछ देर बाद कहा, काश आपकी गट फीलिंग सच निकल जाए। और फिर वो कामिनी की बाहों में सिमट गई। उधर दूसरी तरफ जब यश धर्म अग्रवाल के साथ नीचे पहुंचा तो कियारा हॉल में बैठी हुई थी। उसने यश पर एक निगाह डाली और फिर हाथ के इशारे से पूछा, कहां जा रहे हो? यश ने अपना फोन निकाला और कियारा को रिप्लाई किया, अंकल गुस्सा हो गए हैं, उन्हें ही शांत कराने जा रहे हैं। कियारा ने मुस्कुराकर मैसेज डाला, ऐसा क्या कर दिया तुमने? यश ने रिप्लाई किया, वही माया आंटी के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया था, वो इतने गर्म हो गए कि क्या बताए। ऐसा लग रहा है कि वो माया आंटी के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। कियारा ने तुरंत रिप्लाई डाला, मैंने कहा था ना कि वो नहीं सुनेंगे। स्टेप मॉम ने डैड के ऊपर जादू कर रखा है, इतनी जल्दी वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, हमें कुछ सॉलिड ढूंढना पड़ेगा। यश ने रिप्लाई दिया, हाँ देखते हैं, बाद में बात करते हैं, और ऑफलाइन हो गया। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर गार्डन में पहुंच चुके थे। यश ने अपना फोन जेब में रखा और फिर उसे अचानक कुछ याद आया। उसने धर्म अग्रवाल से कहा, अच्छा अंकल, हम आपसे एक चीज तो पूछना ही भूल गए। धर्म अग्रवाल ने पूछा, क्या? यश ने तुरंत कहा, हमने अंकिता मेहता से बात करने को कहा था जिससे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्या हुआ उसका? क्या हुआ होगा? आप ऊपर बात किए या नहीं? अगर एक बार अंकिता मेहता आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती तो ये लीगल प्रॉब्लम भी शायद सॉल्व हो जाती, फिर चीजों के बारे में आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। धर्म अग्रवाल ने उदास होकर कहा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई फाइनल रिप्लाई नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। यश ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। तभी धर्म अग्रवाल ने कहा, डैड बता रहे थे तुम्हारे और अंकिता के बीच में अच्छी दोस्ती है, तुम एक बार खुद उससे बात करके देखो, शायद काम जल्दी हो जाए। यश ने तुरंत कहा, ठीक है, चलिए हम घर चलकर बात करते हैं। इतना कहने के बाद यश धर्म अग्रवाल के साथ वापस आ गया। जब वो हॉल में पहुंचा तो कियारा उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो अंकिता मेहता को कॉल करने जा रहा था तभी सामने से अंकिता मेहता का खुद का फोन आ गया। यश ने फोन उठाते हुए बोला, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी अंकिता, हम तुम्हें ही कॉल करने जा रहे थे, क्या हुआ? डील का तुमने अभी तक बताया काहे नहीं? तभी सामने से अंकिता ने कहा, इतना क्यों घोड़े पर सवार हो यश, हो जाएगा, पहले बात तो कर ले। कल मेरे घर में हाउस पार्टी है, आओ फिर बात करते हैं। अंकिता के बात करने के अंदाज से यश शॉक रह गया। क्या अंकिता मेहता यश को देगी धोखा? अगर अंकिता ने डील नहीं की तो यश कैसे निकालेगा? यश जब अंकिता मेहता को फोन करने जा रहा था कि तभी अंकिता मेहता का फोन उसके पास आ गया। और उसके बाद जब यश ने इन्वेस्टमेंट की बात की तो अंकिता ने उसे सीधा और सपाट जवाब नहीं दिया, बल्कि अगले दिन शाम को होने वाली हाउस पार्टी में उसे इनवाइट किया और वहीं पर बात करने की बात कहकर फोन काट दिया। यश को यह चीज थोड़ी अजीब लगी क्योंकि अंकिता ऐसे बातें नहीं करती थी। कियारा यश के बगल में खड़ी हुई थी। यश के फोन काटने के बाद उसने यश से पूछा, क्या हुआ, क्या कहा अंकिता ने? यश ने तुरंत कहा, ठीक है, पॉजिटिव है रिस्पांस। हाँ तो नहीं कहा है अभी, लेकिन कल शाम को हाउस पार्टी होने वाली है उसके घर, उन्हें हमें इनवाइट किया है, वहीं बात होगी
और जैसा हमें लगता है कि डील वहीं पर क्रैक हो जाएगी। कियारा थोड़ी परेशान हो गई और बोली, बात होगी, लेकिन तुमने तो कहा था यश कि वो कर देगी। अगर वो अभी बात ही करेगी तो फिर हम काम कब करेंगे? तुम जानते हो शौर्य हमारे साथ क्या कर रहा है। अगर हमें जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट ना मिला तो फिर चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। यश ने कियारा को कंसोल करते हुए कहा, अरे हो जाएगा यार, तुम इतना काहे परेशान हो जाती हो तुरंत। हम कह रहे हैं कि हो जाएगा मतलब हो जाएगा, चिंता ना करो। हम कल शाम को चलते हैं। हम है ना, तो अपने छोटे से दिमाग को प्रेशर कुकर मत बनने दो, हैं? कियारा ने तुरंत कहा, छोटा सा दिमाग? व्हाट डू यू मीन मिस्टर यश? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, कछ नहीं, मैं तो। अभी वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि तभी धर्म अग्रवाल वहां पर आ गए, जो यश के हॉल में पहुंचने के बाद निकल गए थे और बोले, डैड को होश आ गया है, तुम दोनों को बुला रहे हैं। यश और कियारा तुरंत चले गए और जब वो पहुंचे तो दादाजी बैठे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा काफी उदास था। यश ने तुरंत दादाजी से कहा, क्या हो गया था आपको दादाजी? इतने मस्त मौला आदमी आप, और आपको हार्ट अटैक आने जैसी प्रॉब्लम? हम तो मान ही नहीं रहे। सच में आप बीमार ही थे या फिर पिछली बार की तरह? इतना कहने के बाद यश ने आंख मारी। यश की बातों से दादाजी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन फिर उन्होंने उदास होकर कहा, काश ये सच होता बेटा, लेकिन हम और तुम दोनों जानते हैं। दादाजी की उदासी यश को अच्छी नहीं लगी। वो दादाजी के बगल में बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, दादाजी, आपने इतना संघर्ष करके कंपनी खड़ी की थी और हमें पक्का यकीन है कि आपको ये थाल में सजाकर ना ही मिली होगी। लोगों ने आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की होंगी, केसेस हुए होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी जो सौरे की प्रॉब्लम से बड़ी रही होंगी। जब आप उनको झेल ले गए तो फिर इन छोटे से लीगल केसेस को लेकर आप इतना काहे सोच रहे हैं? हम इन्हें भी हैंडल कर लेंगे। लक्ष्मण अग्रवाल ने यश को आंख भर कर देखा। उन्हें यश में अपना पोता नजर आ रहा था। उसके बाद उन्होंने एक निगाह कियारा और धर्म अग्रवाल के ऊपर डाली और धर्म अग्रवाल ने कहा, बात सिर्फ लीगल केसेस की नहीं है यश, चीजें उससे थोड़ी और खराब हो गई है। मैं तुमको इसके बारे में बताने वाला था, लेकिन तब तक डैड की तबीयत ही खराब हो गई। यह सुनकर कियारा भी चौंक गई, क्योंकि उसे भी शायद इसके बारे में पता नहीं था, और उसने घबराई हुई आवाज में कहा, क्या हो गया है डैड, जिसके बारे में आपने मुझे भी नहीं बताया? धर्म अग्रवाल इससे पहले कुछ कहते कि तभी माया वहां पर आ गई और उसने अंदर आते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का कैश फ्लो बचा हुआ है। अगर हमें इन 15 दिनों के अंदर फंड नहीं मिला तो हमें फिर से शौर्य के साथ कोई दूसरी डील करनी पड़ेगी, वरना हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर बिजली कड़क गई थी और कमोबेश वही हाल यश का भी था। कियारा ने शॉक होकर कहा, लेकिन हम जब प्रॉफिट में थे तो फिर ये हालात कैसे हुए डैड? और मैं इस कंपनी की सीईओ हूं, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला? माया ने यश को घूर कर देखा और फिर कड़वी जुबान में कहा, तुम्हें जब इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेने की फुर्सत मिले तब तो तुम कुछ करोगी ना, और तभी तुम्हें पता चलेगा। माया के टोन पर कियारा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आपको तो बहुत इंटरेस्ट होता है ना, फिर आपने कुछ क्यों नहीं कर लिया? अभी भी आप मेरे और यश के भरोसे बैठी हुई है, इसलिए आप ना बोलिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। माया भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने भी तुरंत रिप्लाई किया, ये सिचुएशन भी तुम दोनों की ही बनाई हुई है। पहले साथ थे, वैसे ही साथ रहते तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन फिर ड्रामा किया, ब्रेकअप किया, सगाई के लिए हाँ बोला और फिर सगाई के मंडप से भाग गई। कौन सहेगा अपनी इतनी बेइज्जती? अब वो हमें परेशान कर रहा है और तुम यहाँ पर ज्ञान दे रही हो। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। एक बार को उसका मन हुआ कि वो शौर्य और माया के बीच में जो डील हुई थी उसके बारे में सबको बता दे, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि ना तो अभी इसका मौका था और ना ही दस्तूर। वो कुछ कहने जा रही थी कि तभी धर्म अग्रवाल ने टोक दिया और कहा, तुम दोनों का मैं तभी से देख रहा हूं। यहां मेरे डैड की तबीयत खराब है, हमारी कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन तुम दोनों सॉल्यूशन पर काम करने के बजाय आपस में लड़े जा रहे हो। ऐसा होता है क्या परिवार में? धर्म अग्रवाल के डांटने पर कियारा और माया दोनों शांत हो गई। तभी लक्ष्मण अग्रवाल ने यश से कहा,
मुझे बस तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है बेटा। तुम कैसे भी करके मेहता फैमिली को हमारे साथ आने के लिए रेडी करो, वरना हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। यश ने तुरंत कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे दादाजी। इतना कहने के बाद यश ने स्माइल पास की और तभी दादाजी ने कहा, चलो अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मुझे आराम करने दो। और अब मुझे किसी के बोलने की आवाज नहीं आनी चाहिए। सबने सिर हिला दिया और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। अगले दिन की शाम हो चुकी थी। अंकिता मेहता को वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और वो उसी की खुशी में ये पार्टी दे रही थी। लोग आ रहे थे और अंकिता मेहता को विश कर रहे थे। अंकिता मेहता, जिसका वीडियो कुछ दिन पहले लीक हुआ था, तब उसे लोग बुलाना नहीं चाह रहे थे और जैसे ही आज उसे अवार्ड मिला, लोग अब उसे बधाई देने के लिए पहुंच गए थे। ये आज की दुनिया की सच्चाई थी। बुरे दौर में खड़े होने वाले लोग अब धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। यश भी कियारा को साथ लेकर पार्टी में पहुंच गया था और जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे कि यश को सीधा अपने सामने अंकिता मेहता दिखी, जो पार्टी में आए हुए लोगों से बातें कर रही थी। कियारा की निगाह भी अंकिता मेहता पर गई और उसने यश से कहा, तुम जाते ही बात करो इससे। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है और डर भी लग रहा है। यश ने कियारा को मजाक उड़ाने वाली निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें डर किस बात का लग रहा है भाई? अंकिता ने मेकअप तो किया हुआ है, फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? कियारा तुनक गई और बोली, आई नो यश कि तुम्हारा ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सच में सीरियस होकर बात कर रही हूं। जाकर अंकिता से मिलो और हमारे बारे में बात करो। कल शाम को दादाजी ने क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? यश ने सिर हिला दिया और कहा, हमें सब याद है और हमें ये भी याद है कि इसे हैंडल कैसे करना है। तो डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच, हम अंकिता को कैसे अपने शीशे में लेकर आते हैं। यश ने इतना कहने के बाद स्टाइल मारा और सीधा अंकिता के पास पहुंच गया। अंकिता, जो अभी तक बाकी गेस्ट्स के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, उसने जैसे ही यश और कियारा को सामने से आता देखा कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। यश सीधा अंकिता के पास पहुंच गया और बोला, बहुत बहुत बधाई अंकिता जी, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला और आपने हमें कानो कान खबर नहीं होने दी। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इतने बड़े आदमी हैं यश जी और इतना बिजी रहते हैं, अब हम क्या करें? यश ने तुरंत रिप्लाई दिया, एक कॉम्प्लीमेंट था या कंप्लेन है या फिर टॉन्ट? अंकिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो बस कुछ वर्ड्स कहे हैं, अब आप खुद से समझिए कि आपको इन्हें कैसे लेना है। यश मुस्कुरा कर रह गया। उसके बगल में खड़ी हुई कियारा ने भी अंकिता को बधाई दी। हालांकि ऐसा नहीं था कि यश और अंकिता दोनों इतना फॉर्मल होकर बातें करते थे, लेकिन चूंकि वहां पर और आदमी भी थे, इसलिए यश और अंकिता ये फॉर्मेलिटी कर रहे थे। यश वहीं पर खड़ा रहा और अंकिता के साथ जो लोग थे वो सब आपस में बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग चले गए तो यश ने अंकिता से मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, अब बताओ अंकिता, क्या डिसीजन लिया है? अंकिता ने अनजान बनकर पूछा, कैसा डिसीजन? यश ने तुरंत कहा, अरे अग्रवाल फैमिली के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का डिसीजन। अगर तुम्हारी मेमोरी इतनी वीक हो तो हम तुम्हें किसी से कांटेक्ट करा सकते हैं अंकिता, वो मदद कर सकता है। अंकिता ने माथे पर हाथ मारा और कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं बस। इससे पहले अंकिता आगे कुछ कहती कि तभी एक बंदे ने उसे आवाज दी। अंकिता ने उधर देखा और यश से बोली, मैं आती हूं, तब तक तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। यश ने तुरंत कहा, उससे बाद में मिल लेना अंकिता, हमें बताओ। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आ रही हूं बाबा, वेट तो करो, और फिर वहां से चली गई। यश को तो अंकिता के इस बिहेवियर से इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कियारा के माथे की नसें खिंच गई और उसने यश से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यश कि अंकिता हमें टालने की कोशिश कर रही है? यश ने अचकचा कर कहा, तुम्हें ऐसा फील हुआ क्या? कियारा ने तुरंत पूछा, क्यों, तुम्हें फील नहीं हो रहा है क्या? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो बहुत कुछ फील हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस कर देंगे तो मामला खराब हो जाएगा। कियारा झुंझला गई क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बट यश उसे मजाक में डाल रहा था। वो गुस्से में कुछ कहने जा रही थी, तभी यश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो पहले कछु पेट पूजा करते हैं, फिर काम दूजा करेंगे।
कियारा ना ना करती रही, लेकिन यश उसे खींच कर ले गया। खाना वाना खाने के बाद कियारा ने फिर से यश के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो अंकिता से बात करे। यश खुद भी अंकिता से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंकिता किसी न किसी साइड निकल जा रही थी, जिसकी वजह से यश को भी कियारा की तरह फील होने लगा था कि अंकिता उसे गोली देने की कोशिश कर रही है। उसने आखिरी बार अंकिता के साथ फॉर्मली बात करने की कोशिश की, लेकिन जब अब की बार भी अंकिता उससे कन्नी काट गई तो कियारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उसने यश से कहा, मैंने कहा था ना यश कि अंकिता टाल रही है, और देखो वही हो भी रहा है। यश ने कामली कहा, तुम परेशान ना हो, हम देखते हैं, आओ हमारे साथ। इतना कहने के बाद वो सीधा अंकिता के पास पहुंच गया, जो प्रेस से आए हुए लोगों से बातें कर रही थी। यश ने अंकिता का हाथ पकड़ा और प्रेस के लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हमें अंकिता जी से कुछ अर्जेंट बात करनी है, आप लोग थोड़ी देर में आइए। अंकिता सकपका गई, लेकिन यश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे किनारे लेकर चला गया और सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, अंकिता क्या हुआ? जब भी हम तुमसे इन्वेस्टमेंट के लिए बात करने आ रहे हैं, तुम हमसे दूर भाग रही हो। आखिर हुआ क्या है? कहीं तुम हमें गोली देने के जुगाड़ में तो नहीं हो? अंकिता ने धीमी आवाज में कहा, क्या बात करनी है इन्वेस्टमेंट को लेकर? यश ने चौंक कर कहा, अरे कब से एक ही बात हो रही है, पर अब तुम कह रही हो कि क्या बात करनी है? इन्वेस्टमेंट का बताओ, कहां तक पहुंचा प्रोसीजर? अंकिता ने यश से नजर चुराने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, यश सॉरी यार, लेकिन मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी। उसके इतना कहते ही यश चौंक गया था, लेकिन कियारा का चेहरा घबराहट के मारे सफेद पड़ गया। आखिर क्या करेगा यश अब? क्या वो अंकिता को मना पाएगा? अंकिता ने जैसे ही ये कहा कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, यश चौंक गया था, जबकि कियारा का चेहरा घबराहट के मारे सफेद पड़ गया था। शौर्य जिस तरह से उनके परिवार के पीछे पड़ चुका था और उनकी कंपनी की हालत पतली होती जा रही थी, अगर उन्हें वक्त पर फंडिंग ना मिलती तो उनका काम खराब हो सकता था। ऐसे में अंकिता का मना करना उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। उसने यश की तरफ घबराई हुई नजरों से देखा तो यश ने उसे शांत रहने का इशारा किया। यश के इशारे पर वो शांत तो हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे पसीना आ रहा था। यश ने अंकिता से कहा, ऐसे अचानक से क्या हो गया अंकिता, जो तुम इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रही हो? सब तो ठीक है, इनका अच्छा काम चल रहा है, टीम भी अच्छी है, तुम्हें रिस्क भी नहीं लेना, केवल शौर्य को रिप्लेस करना है। फिर भी अंकिता ने तुरंत कहा, मैंने कब कहा यश कि अग्रवाल परिवार का बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। हमारी टीम ने रिसर्च की और फिर हमें लगा कि इन्वेस्ट में रिस्क फैक्टर ज्यादा है और ऐसी स्थिति में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो ना यश कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? यश के कुछ कहने से पहले ही कियारा बोल पड़ी, हमें बताओ अंकिता कि तुम किस रिस्क फैक्टर की बात कर रही हो। हम उस पर काम करेंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज लुक एट मी वंस, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यू नो शौर्य कि वो कैसा इंसान है, वो हम सब। अंकिता ने कियारा को टोक दिया, लेकिन उसने यश की तरफ देखते हुए कहा, लुक यश, तुमने मेरी बहुत मदद की है एंड तुमने जिस तरह से और जिस मोड़ पर मेरी मदद की है, मैं उस चीज को कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन हम बिजनेस वर्ल्ड में हैं एंड यू नो बेटर देन मी कि हम इमोशंस में आकर फैसले नहीं ले सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि ये सब फंड VCs के होते हैं और मुझे उन्हें जवाब देना होता है। अंकिता की बात से कियारा का चेहरा एकदम से उतर गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस रोने ही वाली है, लेकिन यश शांत था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। उसने अंकिता से शांत आवाज में पूछा, तो हम इसे ना समझे? अंकिता ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो नहीं कर सकती यश, लेकिन मैं तुम्हें दिलाने की कोशिश कर सकती हूं। अंकिता की इस बात से कियारा के चेहरे पर रिलैक्स आया और तभी यश ने पूछा, कैसे? अंकिता ने तुरंत कहा, लिसन, ये एक बिजनेस पार्टी है। मैंने जितने भी लोगों को इनवाइट किया है वो सब के सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे VCs भी आ रहे हैं यहां पर। मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट कराती हूं और अगर तुम उनसे मिलो तो शायद तुम्हारा काम हो जाए। यश को यह आइडिया ठीक लगा
लेकिन कियारा को यह ठीक नहीं लगा और उसने कहा, तुम हम दोनों को जानती हो अंकिता, उसके बाद भी तुम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो मैं किसी और के ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हूं? यश, चलो चलते हैं, मुझे कहीं ना कहीं से फंड इकट्ठा करना होगा, वरना मेरे लिए चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। इतना कहने के बाद उसने यश का हाथ पकड़ा और चलने का इशारा किया, लेकिन यश ने उसे शांत रहने को कहा और अंकिता से बोला, ठीक है, चलो मिलबाओ, तुम्हारे महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। अंकिता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी कि ठीक उसी वक्त उसके सामने बने एंट्री गेट पर एक शानदार स्पेशल एडिशन लग्जरी कार आकर रुकी और सबकी निगाहें उसी कार की तरफ चली गई। अंकिता और यश भी उसी तरफ देखने लगे। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही उसमें बैठा हुआ शख्स नीचे उतरा, अंकिता मेहता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें से राघवन उतर रहा था। ये वही राघवन था जिसके साथ अंकिता मेहता का वीडियो वायरल हुआ था। अंकिता का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कहा, यह आखिर यहां क्या कर रहा है? अंकिता और राघवन के वायरल वीडियो की बात काफी पुरानी हो गई थी, जिसकी वजह से यह बात अब धीरे धीरे दब चुकी थी। लेकिन चूंकि वही पार्टी में काफी लोग इकट्ठा थे और उनमें से लगभग सारे लोगों को इस वीडियो के बारे में पता था, ऐसे में अब वो बात फिर से बाहर आ सकती थी। इसीलिए अंकिता का घबराना लाजमी था। अंकिता ने यश की तरफ देखा और फिर उसकी निगाहें किसी को ढूंढने लगी। इतनी देर में लोग राघवन के पास पहुंचने लगे और उसे विश करने लगे। उसी दौरान अंकिता की निगाह अपने भाई रौनक मेहता की तरफ चली गई, जो बड़ी सी स्माइल लेकर राघवन की तरफ बढ़ रहा था। अंकिता ने उसे आवाज दी, रौनक इधर आ। रौनक ने हाथ से रुकने का इशारा किया और कहा, आ रहा हूं दीप, 1 मिनट। लेकिन अंकिता ने उससे गुस्से में कहा, मैंने कहा इधर आ, जरूरी है। रौनक मन महसूस कर लौटा और आते ही उसकी निगाह कियारा पर चली गई, जो थोड़ी आड़ में खड़ी थी। रौनक उसे पहले देख नहीं पाया था। कियारा को देखते ही रौनक के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, आपको पहले बताना चाहिए था दी कि कियारा भी यहां है, मैं तुरंत आ जाता। इतना कहने के बाद रौनक ने कियारा को स्माइल पास की। तभी यश ने रौनक का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मिलाते हुए कहा, हम भी तो यही है रौनक, तो तुम तो हमसे मिलने की बात ही नहीं कर रहे हो, हैं? ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई हमसे? रौनक ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए तुनक कर कहा, मैं ऐसे वैसों के मुंह नहीं लगता। उसके इतना कहने भर की देर थी कि यश ने उसका हाथ दबा दिया। उसके हाथ दबाते ही रौनक का चेहरा लाल हो गया। वो यश से कुछ कहने ही जा रहा था, तभी अंकिता ने उससे कहा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि राघवन को तुमने क्यों इनवाइट किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रौनक ने चौंकते हुए कहा, अरे किसने कहा कि मैंने उन्हें इनवाइट किया है भाई? अंकिता ने तुरंत पूछा, फिर किसने किया है? रौनक ने जवाब दिया, डैड ने किया है। अंकिता सरप्राइज रह गई। उसका और राघवन का इतना बड़ा मैटर हुआ था, उसके बाद भी उसके डैड राघवन को उसकी हाउस पार्टी में इनवाइट कर रहे थे। अंकिता को यह बात समझ में नहीं आई। उसे अपने डैड के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और यश से बोली, यश हम बाद में बातें करते हैं, मैं मिल लूं राघवन से। यश ने तुरंत कहा, श्योर सर। उसके बाद अंकिता वहां से चली गई। अंकिता के जाते ही कियारा यश के ऊपर बरस पड़ी और बोली, यश वो हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है और तुम हो कि रुके हुए हो। यश ने चौंक कर कहा, बेइज्जती? उसने हमरे कब बेइज्जती कर दी भाई? समझ में नहीं आया हमें। कियारा ने तुरंत कहा, तुमको क्या लगता है कि हमें फंडिंग ऐसे ही मिल जाएगी? यश तुम अभी बिजनेस और फंडिंग में नए हो, लेकिन मैं बहुत दिनों से ये कर रही हूं। अंकिता सिर्फ और सिर्फ हमें झांसा दे रही है और तुम हो कि उसका झांसा ले रहे हो। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम नए हैं या पुराने ये मैटर नहीं करता कियारा। मैटर सिर्फ ये कर रहा है कि यहां फंडिंग की बात हम कर रहे हैं। कियारा यश का मतलब समझ गई। उसे लगा कि उसने जाने अनजाने में यश के ऊपर गलत कमेंट कर दिया है, इसलिए उसने तुरंत कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था यश, मैं तो बस। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कौनो बात नहीं, वैसे भी हमारे पास कौनो ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। कियारा का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन यश के लिए वो रुक गई। दूसरी तरफ अंकिता मेहता राघवन के पास पहुंच गई। उसने राघवन को विश किया और धीमी आवाज में कहा,
मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाले हो। राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुद भी नहीं पता था। अंकिता ने तुरंत कहा, खुद भी पता नहीं था का क्या मतलब? क्या तुमको डैड ने इनवाइट नहीं किया था? राघवन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तो एक इन्वेस्टर मीट के लिए आया था। अंकल से बात हुई तो उन्होंने फॉर्मली इनवाइट कर दिया। मैंने सोचा मिल लेते हैं सबसे, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट मीट का नाम सुनते ही अंकिता के कान खड़े हो गए। वो भले ही खुद पीछे हट गई थी, लेकिन उसे यश के खातिर कियारा के लिए फंड जुटाना था, इसीलिए उसने तुरंत कहा, बहुत अच्छा किया, अब आ गए हो तो चलो सबसे मिला देती हूं। राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिल लूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने दादाजी से मिलवाओ। मैं दादाजी को देखने के लिए आया हूं। सुना था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अंकिता ने तुरंत कहा, हाँ लेकिन अभी ठीक है और वो आराम कर रहे हैं, हम उनसे बाद में मिलेंगे। पहले मैं अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर से मिलवाती हूं तुम्हें। अंकिता की आंखें यश को तलाशने लगी, जो दूर खड़ा कियारा से बातें कर रहा था। अंकिता ने राघवन को एक एक करके अपने दोस्तों और पार्टनर से मिलवाना शुरू कर दिया। सामने से मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो राघवन और अंकिता को एक साथ देखकर आपस में मजाक उड़ा रहे थे। सबसे मिलाते मिलाते अंकिता राघवन को लेकर यश के पास पहुंच गई और बोली, राघवन, मीट यश, तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा। राघवन ने जैसे ही यश का नाम सुना, उसकी आंखें चमक गई और उसने तुरंत कहा, अरे इनके बारे में कौन नहीं जानता। यश ने तुरंत मस्ती भरे अंदाज में कहा, कौन नहीं जानता है राघवन जी, हमसे मिलवाओ, हम बता देंगे हम कौन है। यश का विटी रिप्लाई सुनकर राघवन चकित रह गया और फिर वो हंस पड़ा। यश ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं यश, गुप्ता कॉस्मेटिक्स में को फाउंडर हूं। राघवन ने हंसते हुए हाथ मिलाया और कहा, और मजाकिया भी। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी तो मजे से ही जीनी चाहिए राघवन जी, वरना बहुत बोरिंग हो जाती है। फिलहाल हमरा तो यही मानना है। राघवन यश की बातों से इंप्रेस हो गया और उसने सिर हिलाते हुए हाँ कहा और उसके बाद कियारा की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ये खूबसूरत लड़की कौन है? यश इससे पहले कियारा का इंट्रो देता, कियारा खुद ही बोल पड़ी, मैं यश की गर्लफ्रेंड हूं, कियारा अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ। यश कियारा की हड़बड़ी देखकर अचंभित रह गया। कियारा खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताने के लिए उतावली हुई जा रही थी। राघवन ने कियारा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, यश, आपकी किस्मत अच्छी है। यश ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, बस आपसे थोड़ी कम। राघवन ने चौंक कर कहा, कैसे? यश ने जवाब दिया, काहे कि हमरे पास उस शानदार स्पेशल एडिशन वाली कार नहीं है ना अभी। राघवन यश की मुंहफट बातों से हैरान था। उसने यश जैसा इंसान पहली बार देखा था, जो पहली ही मुलाकात में ऐसे बातें कर रहा था। उसने यश की तारीफ करते हुए कहा, आप हमें कमाल के इंसान लगे यश, मैंने आप जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, मिले नहीं है ना, वैसे भी भगवान ने सिर्फ एक मास्टरपीस बनाया था जो कियारा अग्रवाल को मिल गया। राघवन हंस पड़ा और बोला, अफसोस कि मैं कियारा को कंपटीशन नहीं दे सकता। यश ने गर्दन हिला दी और तभी राघवन ने आगे कहा, वैसे मुझे आपको एक और बात के लिए थैंक यू बोलना था। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बोल दीजिए ना। राघवन ने तुरंत कहा, आपने मेरे और अंकिता के लिए जो किया था, उसके एवज में मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम रहेगा। आपने ना सिर्फ हमारी इज्जत बचाई थी, बल्कि हमें बर्बाद होने से भी बचा लिया था। यश ने अदब के साथ सिर झुका दिया और तभी राघवन ने अंकिता से कहा, तुम लकी हो अंकिता कि तुम्हारी लाइफ में यश जैसा दोस्त है, इसका साथ कभी मत छोड़ना। अंकिता ने बस सिर हिला दिया। वो राघवन के सामने यश की फंडिंग वाली बात लाने का मौका ढूंढ रही थी, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कहा, मैं तो हूं ही इसके साथ, अगर तुम चाहो तो तुम भी यश के साथ आ सकते हो राघवन। राघवन ने खुश होकर कहा, कैसे? अंकिता ने तुरंत कहा, यश इज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टर, अगर तुम इसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। राघवन खुश हो गया। वो जैसे यश की मदद करने का मौका तलाश रहा था और उसने तुरंत कहा, बिल्कुल,
मुझे यश के साथ आने में बहुत खुशी होगी। राघवन की बात सुनकर यश और कियारा दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तभी राघवन ने आगे कहा, कल दोपहर को 11 बजे होटल सन एंड मून में मेरी एक मीटिंग है। वहां मैं नए स्टार्टअप्स और कंपनीज की पिचिंग देखूंगा। आप भी अपना पिच डेक लेकर आओ। मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर यश ने बस सिर हिला दिया, लेकिन कियारा के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। आखिर क्यों परेशान हो गई थी कियारा पिच डेक के नाम पर? क्या अग्रवाल फैमिली के बिजनेस में चल रही है कोई गड़बड़? और क्या यश सीक्रेट आइडेंटिटी का अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल एडिशन 2.0 को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और इस वीडियो को शेयर कर दे हर जगह यार, हर जगह शेयर कर दो यार, मज़ा आ जाए। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।